हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिविजन में। आपका फेवरेट पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव एडटेक प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज का वन शॉट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूछिए क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आज हम भौतिकी का एमपी बोर्ड 2023 का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के पीछे मेनली हमारे दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य तो ये है कि आपको कम से कम आइडिया लग जाएगा कि जो पेपर आप देने वाले हो वो आता कैसा है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कितने आते हैं और में आता है कि नहीं आता, ये सब। और दूसरा ये कि बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस की आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट इसको शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आपको दिख रहा होगा छोटा सा। उसमें क्या लिखा है? कुल प्रश्न, यानी कुल 19 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। समय कितना रहेगा भैया? 3 घंटा, जो हर पेपर में रहता, कोई नई बात नहीं है। और टोटल नंबर कितने हैं? पूर्णांक इसमें 70 नंबर का पेपर रहेगा आपका। ठीक है। और कुछ दिशा निर्देश है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी लिखे रहेंगे, लेकिन वहां पर आप बैठ के उसको याद करने की कोशिश मत करना, उसको अभी देख लो। ठीक है ना? वहां पर भी जो है उसको भी एक बार देखना जरूर, लेकिन इतना समय उसमें मत खर्चा करना। फटाफट इसको देख लेते हैं क्या है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई नई बात नहीं बताई, हर पेपर में लिखा रहता है। सब प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप है भैया। और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने? 1 अंक मिलेंगे आपको, यानी 28 क्वेश्चन 28 अंक। 28 अंक तो आपके सीधे के सीधे क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आ जाएंगे। ठीक है ना? तो आप समझ रहे हो कि एक एक नंबर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। अगला देखो, प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। अब लगभग 50 शब्दों में देना है तो लिखते टाइम ना गिनने मत बैठ जाना कि 50 शब्द पूरे हुए कि नहीं हुए। एक एक अंदाजा लगता है कि 50 शब्द क्या होते हैं। उसी की प्रैक्टिस कराने के लिए तो आपको ये हम वीडियो देखने के लिए बोल रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे उसमें। ठीक है ना? ये 50 शब्दों को दिमाग में रखना। अच्छा, आप बोलोगे सर 50 शब्द तो हम 100 शब्दों का भी लिख सकते हैं अगर हमको ज्यादा ज्ञान हो उस टॉपिक के बारे में। तो ज्ञान उतना ही देना जितना पूछा गया है। काय को टाइम वेस्ट करो? अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, उनमें खूब ज्ञान देना। ठीक है। अगला देखो, प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 शब्दों में आपको देना है। ठीक है ना? और इनमें एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट देखो भाई, 17 से 19 तक ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपकी, यानी आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और हर प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 120 शब्दों में लिखना है। यहां पर आप ध्यान दो। अच्छा, एक और बात, ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है ना आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनमें 120 शब्द, अब 120 शब्द तो बहुत ज्यादा होते हैं और 4 अंक आपको मिलेंगे इसके। तो दोस्तों, इसमें करना ये रहता है अपने को कि आप इसमें डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलना। डायग्राम ये एक ऐसी चीज है, चित्र आपने अगर बना दिया तो आपके नंबर पूरे के पूरे मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक। और आपने अगर चित्र छोड़ दिया तो 1-2 नंबर कट जाए ना, तो फिर बाद में आकर मत बोलना कि सर हमारे 1-2 नंबर कट गए जबरदस्ती के। देखो, लिखा भी है कि जहां आवश्यक हो स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाएं। बात समझ में आ गई? तो ये मोटा मोटा आपके पूरा प्रश्न पत्र का जो मॉडल होता है वो इसमें लिखा हुआ है। चलो, अब बिना किसी देरी के हम लोग अपने 2023 के भौतिकी के प्रश्न पत्र की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत किससे हो रही है? शुरुआत हमारी हो रही है प्रश्न 1। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? धारा घनत्व जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या है? अच्छा, अब इस सवाल को आप हल तभी कर पाओगे जब आपको पता हो कि धारा घनत्व होता क्या है। क्या होता है भैया धारा घनत्व? क्या आपको नहीं पता धारा घनत्व क्या होता है? इसको हम जे से निरूपित करते हैं। जे बराबर आई बटे ए। ए क्या है? मेरा क्षेत्रफल है। ठीक है ना? तो धारा घनत्व मेरा क्या होता है? करंट, हमारी धारा बटे क्षेत्रफल। ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे पता है करंट को मैं किससे डिनोट करता हूं? करंट को मैं किससे डिनोट करता हूं? एम्पियर से डिनोट करता हूं। तो इधर मैं लिख देता हूं भैया एम्पियर। ठीक है ना? यानी ऊपर तो क्या आएगा? एम्पियर आएगा बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर गुणे मीटर। तो मीटर गुणे मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि हमारा जो धारा घनत्व है उसका एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, इससे आपको क्या बात समझ में आ रही है? इससे बात ये समझने की है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे
सिंपल सा ऐसा यूनिट पूछ सकता है, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको वो कॉन्सेप्ट पता हो। तो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनको रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना, उनको दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि 28 नंबर हमको पूरे के पूरे लाने हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य हमको कालांतर बताना है कि कितना होता है। यानी मान लीजिए अपने पास एक परिपथ अपन को दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको बना लेते, उसकी फोटो बना लेते हैं। ठीक, फोटो बनाने का वहां पर इतनी वहां पर आवश्यकता कि आपको तो एक नंबर चाहिए ना, ये तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वहां पर ऐसा नहीं कि फोटो बनाने बैठ जाओ आप। अच्छा, एक फोटो अगर हम बनाएं और हम उसमें क्या लिखें, हमको क्या बोला है इसमें, शुद्ध संधारित्र युक्त, ठीक है ना, यानी केवल और केवल इसमें क्या रहेगा, संधारित्र रहेगा, यानी केवल और केवल कैपेसिटर एक लगा रहेगा। ठीक है भैया, अब हमसे बोला गया है इसमें अगर प्रवाहित धारा, प्रत्यावर्ती प्रवाहित धारा है, तो इसमें जो वोल्टेज होगा V और हमारा जो करंट होगा, क्या करंट होगा, इसके बीच में कालांतर कितना होगा। तो मुझको पता है कि ये कालांतर कितना होता है, पाई बटे 2 होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पाई बटे 2 होगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास है मेरी स्क्रीन पे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। ये देख रहे हो आप, फिजिक्स में भी जनरल नॉलेज का सवाल पूछा गया है, तो इसको भी मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि यही आपको एक नंबर दिलवाने वाला है। तो पता होना चाहिए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है। ये है हमारा मुंबई में, इसको ट्रॉम्बे भी बोला जाता था। तो ये मेरा मुंबई में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। जर्मेनियम अर्धचालक जो मेरा है उसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल मेरे से पूछा जा रहा है। ये एक मानक वैल्यू होती है, ठीक है ना, ये आपको मालूम ही होनी चाहिए। और इसका आंसर मेरा क्या है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, यानी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। किस उपकरण का प्रयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। अब पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि दिष्टकारी होती क्या है। तो दिष्टकारी होती है किसी भी प्रत्यावर्ती धारा को किसी दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की विधि को हम कहते हैं दिष्टकारी, दिष्टकरण, ठीक है ना। और हमसे बोला जा रहा है किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। तो बेसिक सा मेरा इसका आंसर है संधि डायोड। तो इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, विकल्प नंबर 1, यानी संधि डायोड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, दूरदर्शी, किसी दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी, ठीक, नेत्रिका की फोकस दूरी और अभिदृश्यक की फोकस दूरी, ठीक है ना, इन दोनों में हमको संबंध बताना है कि कौन बड़ा कौन छोटा होता है। तो अच्छा, यह आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा है। अगर आपने किरण प्रकाशिकी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी दूरदर्शी में नेत्रिका की जो फोकस दूरी होती है वो अभिदृश्यक की फोकस दूरी से कम होती है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी बिल्कुल फैक्ट पर आधारित सवाल है कि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो क्या है, 1.67 इंटू 10 की घाते -27 किलोग्राम। अच्छा, एक सवाल और यहां से बन सकता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने किया, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया मेरा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, यानी 1.67 इंटू 10 की घाते -27 किलोग्राम। चलो भैया अगला सवाल। अगला सवाल, अच्छा अब आ गए मेरे पास क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको, ठीक है ना। तो फटाफट रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला सवाल देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पहला सवाल है मेरे पास, आदर्श प्रेरक के ओमीय प्रतिरोध कितना होता है। अच्छा, मेरे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि आदर्श, आदर्श है भैया, ठीक है ना, आदर्श, ये मत भूलना भैया, आइडियल। आदर्श प्रेरक का ओमीय प्रतिरोध कितना होगा, क्योंकि आदर्श है तो कितना होगा दोस्तों, 0 होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं।
दिष्ट धारा की आवृत्ति, ये खुद आपसे बोल रहा है दिष्ट धारा, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा नहीं लिखा, दिष्ट धारा लिखा है। और दिष्ट धारा में आवृत्ति नहीं होती, क्योंकि आवृत्ति होती किसमें, वो केवल प्रत्यावर्ती धारा में होती है। तो दिष्ट धारा में चूंकि कोई आवृत्ति नहीं होती, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, शून्य होगी, ठीक है ना। चलो ये भी बात क्लियर हो गई, आसान सा सवाल है ये भी। अगला देखते हैं, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है। ये भी बिल्कुल ही फैक्ट पर आधारित सवाल है। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग हमारी गामा रेज होती हैं। जो मेरी गामा तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। यहां से एक सवाल और बन सकता है कि सबसे छोटी आवृत्ति वाली, सबसे कम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, बताओ कौन सी हो सकती है, रेडियो तरंग, बिल्कुल सही। रेडियो तरंग मेरी क्या होंगी, सबसे कम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होगी। और सबसे अधिक वाली, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गामा तरंग। ठीक है दोस्तों, चलो अगला सवाल देखते हैं फटाफट। अगला सवाल है मेरे पास, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति की कोटि बतानी है हमको, ठीक है। तो प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति होती है इसकी कोटि कितनी होती है, 10 की घात 14, ठीक है ना, 10 टू द पावर 14। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कैसा होगा। लाइट है, ठीक है ना, विरल माध्यम में, फिर वो गई किसमें, सघन माध्यम में गई, तो उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसका वेग मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, कम हो जाएगी। चलो अगला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र वो कैसी राशि है, बताओ कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अच्छा अब आप बोलोगे सर सदिश अदिश क्या चीज है, कक्षा 11 नहीं पढ़ी क्या ध्यान से, कक्षा 11 पढ़े होते तो सवाल दिमाग में नहीं आता। चलो फिर भी बता देता हूं, देखो अदिश वो होता है जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो ये जो मेरा बोला जा रहा है मुझसे, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि, तो हमको पता है कि ये एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शंट के उपयोग से धारा मापी की क्या कम हो जाती है। शंट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आपका, ठीक है ना। तो अगर शंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसमें, धारा मापी में, तो उसकी सुग्राहिता कम हो जाएगी। तो ये हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली। अब अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल मेरा आता है, चलो अगला सवाल की तरफ बढ़े फटाफट। सत्य अथवा असत्य लिखिए, ठीक है ना भैया, मेरे को बताना है कि इसमें कौन सा जो वाक्य दिया हुआ है वो सत्य है और कौन सा असत्य है। अच्छा अब आपके दिमाग में क्या कुविचार आ रहा होगा कि सर एक तरीका और इसको सॉल्व करने का, हम क्या करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, जैसे हमारे सामने आएगा सत्य एवं असत्य लिखिए, तो हम क्या करेंगे, जय माता दी ए सत्य, फिर दूसरे में जय माता दी ए असत्य। ये काम करना है, लेकिन तब करना है जब हमने पढ़ाई अच्छे से की हो। तो पहले हम पढ़ाई करेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद हम ये काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो, अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की है, बताओ सही है कि गलत, ध्यान से। अवरक्त तरंगों की खोज किस वैज्ञानिक ने करी है, रिटर ने करी है, बिल्कुल नहीं करी, गलती मत करना। तो अवरक्त तरंगों की खोज किसने करी है, हर्षल ने करी है, हर्षल ने करी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मेरा कैसा हो गया, असत्य हो गया, ये मेरा असत्य हो गया, ठीक है ना। चलो अगला देखते, नैज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, बिल्कुल होती है। ये तो हमको अच्छे से मालूम है कि नैज अर्धचालक जो होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। तो ये मेरा कैसा होगा, ये मेरा सत्य होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है, वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है, बिल्कुल उससे अधिक श्रेष्ठ है। तो ये भी मेरा क्या हो गया दोस्तों, सत्य हो गया। चलो अगला देखें, डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती, बिल्कुल नहीं होती भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये डी ब्रोगली तरंगे क्या है भाई, अगर मेरे पास कोई कण है, ठीक, कोई गतिमान कण है मेरे पास, तो डी ब्राउली ने मेरे को सबसे पहले बार ये बताया कि कोई अगर गतिमान कण है तो वो कण के साथ साथ एक तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, और वो जिस तरंग की तरह व्यवहार करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली तरंगे। बात समझ में आ रही है। तो डी ब्रॉगली तरंगे जो होती है वो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे
नहीं होती हैं, तो ये क्या होगा मेरा असत्य। बात समझ में आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु एक धनात्मक कण है। क्या परमाणु एक धनात्मक कण है? कक्षा 11, ठीक है ना, कक्षा 12 का पेपर दे रहा हूं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा है, बल्कि मैं बोलूं कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा। आप खुद सोचो कि क्या परमाणु एक धनात्मक कण होता है? बिल्कुल नहीं भैया। कोई एक परमाणु परमाणु ये है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है बीच में, ये जो मेरा नाभिक है, इसमें प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो जो मेरा एक परमाणु होता है वो एक धनात्मक कण नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर है असत्य, ठीक है। चलो अगला सवाल फटाफट देखें क्या है। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक की आपूर्ति माध्य शक्ति कितनी होती है? बेसिक सा सवाल है, शून्य होती है, उसने हमको दिया हुआ है शून्य होती है, तो ये बिल्कुल सही है, ये सत्य है। अगला देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। कितनी अजीब सा सवाल है, आप खुद सोचो। माइक्रोवेव ओवन, और नाम है उसमें माइक्रोवेव ओवन, और उसमें रेडियो तरंग इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कौन सी तरंग इस्तेमाल करेगा? माइक्रोवेव तरंग इस्तेमाल करेगा। तो ये जो आखिरी वाला सवाल है ये क्या है? असत्य है। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलो, तो इसी के साथ हमने सत्य असत्य को भी धुआं धुआं कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है ना। जितना पूछा है उतना ही करना है हमको, ठीक। चलो फटाफट देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे पास सवाल है, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? ठीक, आपसे पूछा जा रहा है चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो इसकी दिशा कहां से कहां होती है? इसकी दिशा मेरी होती है एस ध्रुव से एन ध्रुव, ठीक है ना। जो मेरा साउथ पोल है उससे नॉर्थ पोल की तरफ इसकी मेरी दिशा होती है। बात समझ में आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? अगर कोई धारा मापी आपको दिया हुआ है और आपसे बोला जा रहा है कि उसको क्या करो, वोल्ट मीटर में परिवर्तित करो, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है, क्या कि धारा मापी की जो कुंडली है उसके साथ, ठीक, धारा मापी है आपके पास, आप क्या करोगे, उसके साथ एक उच्च प्रतिरोध लगा दोगे, एक उच्च प्रतिरोध चिपका देना। लेकिन हर कहीं नहीं चिपकाना, श्रेणी क्रम में हमको चिपकाना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर मेरे पास कोई धारा मापी है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक धारा मापी है, ठीक, और मुझे इसको किसमें परिवर्तित करना है? एक वोल्ट मीटर में क्या करना है? परिवर्तित करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाऊंगा। ये मैंने उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा दिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों? एक वोल्ट मीटर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है मेरे पास, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है भैया, देख लेते क्या प्रभाव पड़ता है। फोटो आपकी स्क्रीन पर ही है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मेरे से बोला क्या जा रहा है, मेरे से पूछा ये गया है कि अनुगमन जो वेग होता है इसमें टेम्परेचर यानी तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखो, मुझे पता है कि जैसे ही मैं तापमान बढ़ाता हूं तो जो श्रांति काल होता है वो क्या होगा, वो घटेगा, और श्रांति काल अगर घटेगा तो मेरा जो अनुगमन वेग होगा वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि जैसे ही मैं तापमान बढ़ाता हूं तो शांति काल क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। शांति काल जैसे ही घटेगा मेरा, तो मेरा जो अनुगमन वेग होगा वो भी क्या हो जाएगा, घटेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे पास कि विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। ठीक, ये संबंध किसने दिया था, याद करो पहले। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध हमको लिखना है। दिया किसने था, याद करो, प्लांक नाम कर एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने ये दिया था। तो विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध क्या है मेरे पास, E बराबर एच न्यू, जहां एच क्या है, एच मेरा प्लांक नियतांक है। बात समझ में आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि दहली आवृत्ति क्या चीज होती है। दहली आवृत्ति क्या चीज है, ध्यान से सुनना। दहली आवृत्ति का मतलब होता है एक ऐसी आवृत्ति, ठीक है ना, जिसके नीचे से अगर आवृत्ति होगी, मतलब उस आवृत्ति के नीचे की अगर कोई भी आवृत्ति होगी और उस आवृत्ति की हम अगर प्रकाश किसी भी मेटल सतह पर डालेंगे
तो उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो वो आवृत्ति जिस पर मेरे इलेक्ट्रॉन में, मेरे मेटल के सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति बोलते हैं। इसका आंसर आप फटाक से पढ़ लेते हैं। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, निकलेंगे ही नहीं बाहर, चाहे कुछ भी कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? इंपॉर्टेंट लाइन अब आ रही है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। आप प्रकाश की कितनी भी तीव्रता कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब तक वो देहली आवृत्ति में की नहीं होगी तब तक मेटल की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? अच्छा दोस्तों, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? जब भी मेरे पास कोई प्रकाश का स्रोत रहता है, ठीक है ना, उससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और उस प्रकाश के रास्ते में कोई एक अवरोध आ जाए, मान लो कोई भी शार्प अवरोध आए, कोई भी तीक्ष्ण अवरोध आ जाए, तो क्या होता है? प्रकाश उस अवरोध के किनारों से मुड़ जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर निकल रहा है, ठीक है ना, और उसके मार्ग में, उसके रास्ते में बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा महीन वस्तु, एक अवरोध, ठीक है ना, जैसे बाल, तार इत्यादि। यानी कोई भी तीक्ष्ण कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर होना, शार्प कॉर्नर होना चाहिए। तो प्रकाश किनारे पर मुड़ जाता है, जो मेरी वस्तु रहती है ना, उसके किनारे पर मेरा प्रकाश मुड़ जाता है, और जो वो मुड़ जाता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उसी घटना को हम बोलते हैं विवर्तन। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन बोला जाता है। बात समझ में आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? यानी जो मेरा लेंस होता है उसकी क्षमता को मापते जो हम हैं, उसका मात्रक क्या होता है? तो हमको पता होना चाहिए इसका मात्रक क्या होता है साथियों? डायोप्टर होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है साथियों? डायोप्टर होता है। ठीक है, चलो इसी के साथ मेरा प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर देने वाला भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले फॉर्मेट की तरफ चलते हैं कि हमसे अब हमारा एमपी वर्ड क्या क्वेश्चन पूछेगा। चलो दोस्तों फटाफट देखें इसको भी। अगला सवाल आता है दोस्तों हमारे पास, समस्थानिक किसे कहते हैं? ठीक है ना, हाइड्रोजन के कोई भी दो समस्थानिकों को लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा हमारे पास? 2 नंबर का पूछा जाएगा। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं इसको आपको समझाऊं, एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, और आ ही गई होगी, और नहीं आई है तो आज आनी चाहिए। वो ये कि 2 नंबर का सवाल आया, कितने शब्दों में लिखना है हमको? 50 शब्दों में लिखना है। आपने तेज बनकर लिख भी दिया, ठीक है भैया लिख दिया, लेकिन क्या 2 में से 2 नंबर मिल जाते हैं? हर बार मिल जाते हैं? नहीं मिलते। यही दिक्कत होती है हमेशा कि हम लिख के तो आते हैं लेकिन हमको 1 नंबर कट जाता है। 3 नंबर के लिखते 1 नंबर 2 नंबर कट जाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन लिखते 1 नंबर 2 नंबर कहाँ कट जाता है, किस बात में टीचर ने काट लिया, हमको समझ में भी नहीं आता। फिर हम अगर कंप्लेन करते हैं सर लिखा तो है हमने, लेकिन हमको नहीं पता हमारे 1-2 नंबर क्यों कट गए। ये एक समस्या है ना। और लिखने की प्रैक्टिस भी आपकी हो नहीं पाती, और प्रैक्टिस कर भी लोगे तो भी कोई आपको बताने वाला नहीं होता कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा, पर्याप्त लिखा है कि नहीं लिखा। और इसी समस्या को हल करने के लिए हमारे ऐप में एक सुविधा है, अरिविहान में। हाँ सही सुन रहे हो आप, हमारे ऐप अरिविहान में ये सुविधा है कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, बोर्ड एग्जाम्स के भी। अब आप बोलोगे सर मॉक टेस्ट तो जेईई और नीट के होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन हम बोर्ड के लिए भी ये सुविधा आपके लिए लेकर आए हैं। आपको इसमें करना क्या होगा? आप क्या करोगे? आप अपने आंसर पेन पेपर में लिखोगे, लिखने के बाद फोटो खींचकर हमारे ऐप में अपलोड करोगे, और हमारा एआई जिसे हमने टीचर्स के हेल्प से बनाया है वो आपको बताएगा कि आपके एक्चुअल में कितने मार्क्स उस क्वेश्चन में मिलने चाहिए, कहां गलती हुई है, कितनी गलती हुई है, सारी चीजें आपको उसमें समझाई जाएंगी। तो है ना ये अमेजिंग चीज? इसलिए हम बोलते हैं दोस्तों कि अरिविहान है सबसे अलग, सबसे अनोखा। चलो दोस्तों अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा गया? समस्थानिक किसे कहते हैं? ठीक है भैया, और हमसे बोला जा रहा है हाइड्रोजन के कोई भी दो, हाइड्रोजन के पूछा है और किसी के मत लिख के आ जाना, हाइड्रोजन के दो समस्थानिकों को लिखिए। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं समस्थानिक क्या चीज होती है। सबसे पहले
एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, ये ध्यान में रखना कि तत्व एक ही है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में, ये जो नाभिक हैं, प्रोटॉनों की संख्या तो समान रहेगी। ये देख लो आप, प्रोटॉन की संख्या इसमें भी एक है, प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में भी एक है और ट्रीटियम में भी एक है। प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, इसमें एक है और इसमें दो है। तो ऐसे हमारे तत्व जिनके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो है वो समान रहे लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। बात समझ में? अच्छा, ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब हमको क्या बोला गया? हाइड्रोजन के कोई भी दो समस्थानिकों को लिखना है, तो हमने लिख दिए, एक क्या? प्रोटियम और एक ड्यूटेरियम। आपकी सुविधा के लिए एक और लिख दिए, कभी दिमाग से उतर जाए ड्यूटेरियम तो ट्रीटियम भी लिख सकते हो। इनमें क्या देखने को मिल रहा है हमको कि इनके नाभिक को अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोटॉन एक एक एक, तीनों में प्रोटॉन बराबर है, और न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, इसमें एक है और इसमें दो है। तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो सकती है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक। लेकिन प्रोटॉन कैसा होगा? तीनों में सेम होगा। तो यही हमारा क्या होता है? समस्थानिक होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समभारिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा पिछले क्वेश्चन में? ये और वाला है, ये अथवा वाला है। तो जो आज दोनों में, तो दोनों में से कोई भी एक लिखना है, दोनों मत लिख के आ जाना, ठीक है ना। पेपर 3 घंटे का ही रहेगा, ठीक। समभारिक किसे कहते हैं? पहले वाले में हमने क्या देखा? समस्थानिक क्या होता है उसको हमने देख लिया। अच्छा, अब समभारिक को भी देख लेते हैं। समभारिक के हमारा आंसर होगा कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु। कौन से? विभिन्न। ये विभिन्न है मेन चीज, विभिन्न तत्वों के। समस्थानिक में क्या था? एक ही तत्व के, ठीक है ना। इसमें क्या है? विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, यानी जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो समान होता है, लेकिन उनकी जो परमाणु संख्या होती है वो अलग अलग होती है। तो इस तरह के जो हमारे परमाणु होते हैं उनको हम समभारिक कहते हैं, ठीक है ना। इसके उदाहरण भी ले लेते हैं। उदाहरण क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें 17-17, ठीक है ना, दोनों में 17 है। क्या है ये हमारा परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु द्रव्यमान तो क्या होगा? मेरा समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होगी। तो देखो, परमाणु संख्या इसकी 8 है और इसकी 9 है। तो इस तरह के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के परमाणुओं को हम क्या बोलते हैं? समभारिक। बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि मूल आवेश किसे कहते हैं? मूल आवेश क्या होता है भैया? हो है ती क्या भला है ये मूल आवेश? मूल आवेश वो सबसे छोटा, सबसे फंडामेंटल, सबसे मूल आवेश होता है जो कि पाया जाता है प्रकृति में। आवेश की सबसे छोटी इकाई, बाकी जितने भी आवेश होंगे सब इसके मल्टीपल ही होंगे। तो देखना दोस्तों, आवेश की सबसे छोटी इकाई को हम मूल आवेश कहते हैं। प्रकृति में यह न्यूनतम आवेश, अच्छा, ये जो मेरा न्यूनतम आवेश है ना, ये मेरा जो मूल आवेश है, ये किस पर पाया जाता है? ये मेरे इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल आवेश बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो प्रकृति में यह न्यूनतम आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है ना। तथा अन्य जितने भी आवेश है, बाकी जितने भी आवेश इस दुनिया में पाए जाएंगे वो सब इस निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज होंगे। बात समझ में आ रही है? उसके पूर्ण गुणज होंगे। और इसका मान क्या फिर हमारा? ये मूल आवेश का मान क्या होगा? इसको पहली बात तो हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। E इज इक्वल टू हो गया 1.6 इंटू 10 की घाते -19 कूलाम, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या मेरा दोस्तों? मूल आवेश। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है मेरा, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर गति करेगा? ये मेरे को सवाल पूछा जा रहा है। क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है मेरे पास, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। अब मेरे से पूछा क्या जा रहा है कि वो उच्च विभव की ओर जाएगा या निम्न विभव की ओर जाएगा, और जाएगा तो क्यों जाएगा? तो फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है, ये फोटो बनी हुई है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा ये है, इधर, ठीक है ना। ये एरो बना हुआ ना, इसकी दिशा ये है। अब मेरे से क्या बोला गया? इसमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। तो हम गए, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब पूछा ये जा रहा है कि ये उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर। तो ध्यान से इसको लिखना दोस्तों। धनात्मक विभव उच्च विभव माना जाता है, ये तो पता ही है हमको, और ऋणात्मक विभव क्या माना जाएगा? निम्न विभव माना जाएगा, ठीक है।
जब एक इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह ऋणात्मक विभव यानी निम्न विभव वाले क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है। सीधी सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या होगा, वो ऋणात्मक विभव से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। और ऐसे ही चूंकि मेरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश है तो वो धनात्मक विभव की ओर आकर्षित होगा। अतः विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। बात समझ में आ गई? तो ये फोटो भी बनाई देना लगे, तो है कितनी देर की, फटाफट लाइनें खींचना और एक इलेक्ट्रॉन की फोटो बना देना, और इसमें दिशा उल्टी रखना हमेशा। किसकी दिशा से, किसकी दिशा से, विद्युत क्षेत्र की दिशा से। बात समझ में आ गई? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विद्युत सेल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। विद्युत सेल क्या होता है वो भी देख लेते हैं फटाफट। देखना, विद्युत सेल असल में उस सेल को कहा जाता है जो कि हमारी रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत सेल बोलते हैं। वही आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। ठीक है ना? हमारे पास उदाहरण है लैंगलाशी सेल और डेनियल सेल। अब ये आपकी स्क्रीन पे एक फोटो भी बनी हुई है। ये क्या है हमारे पास, एक केमिकल है। ये केमिकल क्या है, रासायनिक ऊर्जा। और ये एनोड और कैथोड की सहायता से क्या करेगा, इस केमिकल एनर्जी को, इस केमिकल ऊर्जा को, इस रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देगा। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, विद्युत सेल बोलते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है मेरे पास, ओम का नियम लिखो एवं धारा विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए। ओम का मेरे को नियम बताना है। अब अच्छा, ओम का नियम बताता क्या है, पहले तो हम फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखना दोस्तों, हमारे पास मान लो एक परिपथ है, ठीक है ना। अब उस परिपथ में, चलो हम एक छोटा सा परिपथ बनाकर देख लेते हैं। परिपथ में मुझे क्या दिया हुआ है, एक धारा बह रही है। ठीक है भैया, ये देखो, ये परिपथ है मेरा, ये परिपथ है, इसमें एक मैंने प्रतिरोध लगा दिया। ठीक, इसमें मेरी धारा क्या बह रही है, आई बह रही है। ठीक है ना। अब मेरे से बोला जा रहा है कि इस परिपथ में जो इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, इस V और इस परिपथ में जो धारा बह रही है I, उसके बीच में क्या संबंध है। तो यही संबंध हमको किसने बताया था, ओम ने बताया था। और उनने हमको ये बताया कि ये जो V होगा, ये जो विभवांतर होगा, ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, ये होगा मेरी धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल। तो अच्छा, अब जैसे ही मैं इस चिन्ह को हटाऊंगा यहां से, तो ये बराबर का साइन आएगा, और बराबर का साइन आएगा तो उसके साथ एक गिफ्ट में क्या आता है, एक अचर आता है। तो वो अचर भी हम लगा देते हैं, और वो अचर क्या होगा, मेरा आर होगा। और आर मेरा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। बात समझ में आ गई? तो यही तो है मेरा क्या, ओम का नियम। तो ये बेसिक समझ में आ गया आपको, ओम का नियम क्या कहता है। चलो अब फटाफट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओम के नियम की डेफिनेशन अब हमारे पास क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ठीक है ना, उसकी भौतिक अवस्था यानी ताप, यांत्रिक विकृति आदि में, उसमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर रहे, तो उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली जो धारा, उसमें जो करंट बह रहा होगा, वो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक के सिरों का विभवांतर V है, जैसा कि हमने देखा, तो इसमें बहने वाला धारा अगर हमने I मान ली, तो V, इसमें बहने वाली धारा I जो है, तो उसके हिसाब से V जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, I के। तो इसको जब हम ये हटाएंगे सिंबल, तो ये आ जाएगा बराबर का निशान, और बराबर का निशान आएगा तो ये क्या आ जाएगा, R इसके साथ तोहफे में आ जाएगा। और दोस्तों यही R क्या होता है, मेरा चालक का प्रतिरोध। बात समझ में? तो यही है मेरा क्या, ओम का नियम। और इनने मेरे को सवाल में ना एक चीज और पूछी है, और वो क्या है, धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ भी बनाइए। तो फटाफट दोस्तों हम लोग उसका ग्राफ भी बना लेते हैं, क्योंकि अगर आपने ग्राफ नहीं बनाया तो यही आपके 1 नंबर क्या हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे ना। तो 1 नंबर हमको अपना शहीद नहीं करना। तो ध्यान से देखना दोस्तों, मेरे पास क्या है, ओम का नियम V बराबर IR। अच्छा, कक्षा 11 याद करो, कक्षा 11 में आपने सरल रेखा पढ़ी होगी।
सरल रेखा कैसी दिखती थी, y बराबर mx ऐसी होती थी ना। तो इसमें आप क्या करते थे, इसका अगर ग्राफ बनाना होता था तो मान लो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये आपने बना ली सरल रेखा है, y बराबर mx है ना। अच्छा, अब आपको क्या बोला गया इसमें, v बराबर आई आर। यहाँ पर v और i कोई निगेटिव तो हम इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो इसका हम ग्राफ कैसा बनाएंगे, अगर मान लो इधर मैंने v ले लिया, इधर मैंने i ले लिया, तो v और i, ये r तो मेरा क्या कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर मैं इस समीकरण को इस समीकरण से कंपेयर करेंगे तो देखो ये मेरा y की तरह दिख रहा है, ये मेरा x की तरह दिख रहा है, और r मेरा क्या m की तरह दिख रहा है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एक सरल रेखा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। इसमें ये दिशा के निशान बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो गया मेरा दोस्तों, विभवांतर और धारा के मध्य ओम के नियम के हिसाब से ग्राफ हो गया। बात समझ में आ गई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आपको बहुत प्यारी सी चीज और दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखना। ये देखो ओम के नियम को समझने का एक और आसान सा प्यारा सा तरीका। ये है मेरा क्या, एम्पियर, यानी ये क्या है, करंट है। ये आगे जाना चाह रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसको रोकता कौन है, प्रतिरोध रोकता है। और ये लाल वाला जो है ना, यही तो है, यही है ओम, और यही क्या है मेरा प्रतिरोध। ये इसको आगे बढ़ने से, ये इसको परिपथ में आगे जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, खींच रहा है पकड़ के। और मेरा वोल्टेज क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है कि नहीं भाई तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। तो ओम के नियम के हिसाब से क्या हो रहा है यहाँ पर, कि मेरा करंट जो आगे परिपथ में चलना चाहता है, ये प्रतिरोध उसको आगे बढ़ने से रोकता है। और वही जो मेरा ये वोल्ट है, ये क्या करता है, सहायता करता है मेरे करंट की, कि तुम नई परिपथ में आगे अच्छे से बढ़ो। बात समझ में आ रही है। तो इसी से जीवन का भी एक सिद्धांत हमको मिलता है, कि जीवन में कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, और कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपके आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन लोगों को कब और कितने जल्दी पहचान लेते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, सदिश रूप में बायो सेवर्ट व्यंजक हमको लिखना है। ठीक है भैया, फटाफट लिख देते हैं इसको भी हम। अच्छा, बायो सेवर्ट का नियम कहता क्या है, बायो सेवर्ट का नियम ये कहता है कि मान लेते हैं कोई चालक हमारे पास है, ठीक है ना, उसमें से करंट बह रहा है आई, ठीक। तो ये करंट आई अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, ठीक है ना। और बायो सेवर्ट नियम जो होता है वो हमको क्या देता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में की किसी बिंदु विशेष पर मान, वैल्यू देता है। बात समझ में आ रही है। तो बायो सेवर्ट लॉ का अगर हम सदिश रूप देखेंगे तो वो क्या होगा, वो ये है मेरा क्या, डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई। ये आई क्या है, ये मेरे चालक में बहने वाला करंट धारा है। डीएल ये क्रॉस प्रोडक्ट है मेरा, ये मेरा सदिश उत्पाद है। बात समझ में आ रही है, बटे आर क्यूब। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, अच्छा मेरे को केवल वो सदिश रूप में बोल रहा है लिखने के लिए, तो मुझे सिर्फ इतनी चीज लिखनी है। और सिर्फ इतना लिखकर मत छोड़ देना, ये भी बताना कि आई से क्या तात्पर्य है, आर क्या चीज है, म्यू नॉट क्या है, और बी क्या है, ये सब आप वहां पर लिखोगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र डीबी की दिशा क्या होगी। अच्छा, चूंकि ये मेरा सदिश उत्पाद है डीएल क्रॉस आर, तो इसके अनुदिश, यानी ये जो मैंने इनका सदिश उत्पाद लिया है, इसकी दिशा क्या होगी, इसके सदिश उत्पाद के अनुदिश होगी, ठीक है ना। तो डीबी की दिशा डीएल क्रॉस आर के अनुदिश, अर्थात डीएल और आर दोनों के सम्मिलित तल के लंबवत होगी। मुझे पता है कि जब भी मैं किसी दो सदिश का सदिश उत्पाद लेता हूं, तो जो मेरे को रिजल्टेंट सदिश मिलता है वो क्या होता है, जिस तल पर मेरे सदिश आ रहे हैं उनके लंबवत मेरे को वो सदिश मिलता है। तो यही से हमको समझ में आ रहा है कि मेरी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरी चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसका जो दिशा होगी वो डीएल क्रॉस आर के अनुदिश होगी। और एक ये फोटो बना दोगे तो मजा ही आ जाएगा फिर, ठीक है ना। एक ऐसा चालक बनाना, उसमें करंट बहा देना, और उसमें ध्यान से लिखना कि डीबी क्या है, डीएल क्या है, आई क्या है, आई कैसे बह रहा है, ये सब स्पष्ट आपको लिखना पड़ेगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है मेरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते, मतलब ना प्रारंभिक सिरा होगा ना अंतिम सिरा होगा। क्यों, अब ये हमसे क्यों तो पूछ लिया है। अच्छा, अब आप इस फिगर को, आपकी स्क्रीन पे जो फोटो है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये मेरी एक चुंबक है, ठीक है ना। ये इसका साउथ ध्रुव है, ये इसका नॉर्थ ध्रुव है। अब आप बाहर अगर देखो
तो जो मेरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उनकी दिशा कहां से कहां तक जा रही है? उनकी दिशा जा रही है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। वहीं अगर आप इस चुंबक के अंदर देखो तो उसकी दिशा क्या है? उसकी दिशा है साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी ये जो मेरी चुंबकीय रेखाएं हैं, ये क्या है? ये एक कंप्लीट क्लोज्ड, ये पूरी तरह से मेरी बंद वक्र होती हैं। बात समझ में आ गई? तो चूंकि ये मेरी बंद वक्र हैं, तो इसमें ना शुरुआत होगी ना अंत का कोई सिरा होगा। तो यही है मेरा इसका आंसर कि इसमें प्रारंभिक और अंतिम सिरे इसीलिए नहीं होते क्योंकि जो मेरी चुंबकीय रेखा है वो एक बंद वक्र होती हैं। बात समझ में आ गई? चलो, अच्छा, ये फोटो बना दोगे ना अगर आप, तो ये अगर आप फोटो बना दोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है ना? 2 के 2 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलने ही मिलने। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े आप। अगला सवाल है मेरे पास, एक विद्युत बल्ब, एक बल्ब दिया हुआ भैया आपको 220 वोल्ट का आपूर्ति कर रहा है वो। अब हमको बताना है कि 200 वाट शक्ति देने के लिए जो बनाया गया मेरा ये बल्ब है, इसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चलो फटाफट देखना अब इसका आंसर क्या होगा। ये मेरा प्यारा सा बल्ब इसमें बना हुआ है। मेरे को क्या बोला गया है? मुझे बोला गया है कि मेरे बल्ब का वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। अच्छा, एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि जब भी आपको सिंपल वोल्टेज देगा तो इसका मतलब क्या होता है? वो आरएमएस वैल्यू दे रहा है। तो ये मेरा क्या होगा? वोल्टेज का आरएमएस मान होगा। तो वी आरएमएस मेरा कितना हो गया दोस्तों? 220 वोल्ट। ठीक, पावर कितनी दी हुई है आपको? शक्ति आपको दी हुई है 200 वाट। ठीक है, मेरा सिंपल सा फॉर्मूला आपने चिपका दिया इधर। कौन सा? रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा? वी स्क्वायर, वी आरएमएस का स्क्वायर बटे पी। इसमें आप वैल्यू रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 242 ओम। तो आप समझ रहे हो ये छोटे छोटे से फॉर्मूले भी कितने काम के हैं। ये एक छोटा सा फॉर्मूला दिखने में इतना बच्चा सा है, लेकिन ये आपको 2 नंबर दिलवा के चला जाएगा। और ये फोटो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो खाली आपको दिखाने के लिए बनाई है। ठीक है दोस्तों, फटाफट अगला क्वेश्चन देखो। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ एक नई चीज हमसे पूछी है निकालने के लिए, वो भी देख लेते हैं क्या है। एक विद्युत बल्ब, वही है भैया 220 वोल्ट दिया हुआ है हमको, आरएमएस वैल्यू दी हुई है। और हमको बोला क्या जा रहा है इसमें कि बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा ज्ञात कीजिए। अब हमको आरएमएस धारा बतानी है। हमको क्या दिया हुआ है? आरएमएस वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन हमको आरएमएस अब धारा बतानी, यानी करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? करंट निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? आई आरएमएस बराबर वी आरएमएस बटे आर। तो यही मैंने वैल्यू जो वी आरएमएस की निकाली थी वो उठा के इधर रखा। रेजिस्टेंस मुझको दिया हुआ है क्या? 242। 242 नहीं दिया हुआ है, 242 रेजिस्टेंस तो मैंने निकाला है, तो वो मैंने इधर लगाया। वी आरएमएस दिया हुआ है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 0.90 एम्पियर। तो छोटा सा फॉर्मूला था, लेकिन वो आपको कितने नंबर देकर चला गया? 2 नंबर देकर चला गया। शर्त ये है कि आपको ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो फटाफट अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, संयुग्मी फोकस किसे बोलते हैं? संयुग्मी फोकस क्या होता है, इसको देखने के लिए फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर बिंदुओं के ऐसे जोड़े जिनमें से किसी एक बिंदु पर अगर हमने वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनेगा, और दूसरे बिंदु पर अगर हमने वस्तु को रखा है तो उसका प्रतिबिंब हमारा पहले बिंदु पर बन जाएगा। तो ऐसे बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अपवर्ती दूरदर्शी एवं परावर्ती दूरदर्शी में 2 अंतर लिखने। कितने? सिर्फ 2 अंतर लिखने। फटाफट 2 अंतर लिख देते हैं। अच्छा, हमने आपको इसमें 3 अंतर लिख दिए, जो आपको याद रह जाए वो 2 लिख देना, आपकी मर्जी के। ठीक है ना? लेकिन 3 कम से कम याद तो कर लो। ध्यान दो, अब हमने लिख दिया एक जगह अपवर्ती दूरदर्शी, दूसरी जगह परावर्ती दूरदर्शी। फटाफट दोनों में अंतर देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या मेरा, इनमें अभिदृष्टक की जगह एक उत्तल लेंस यूज करते हैं हम। ठीक, और परावर्ती में क्या होता है? इनमें अभिदृष्टक के स्थान पर परवलयाकार दर्पण इस्तेमाल होता है। याद रखने की चीज पता है क्या है? इसमें परवलयाकार दर्पण है। बात समझ में आ रही? और इसमें क्या है? उत्तल लेंस है। इधर लेंस है, इधर क्या है? दर्पण है। दूसरा पॉइंट देखो, इनसे प्राप्त जो प्रतिबिंब होता है इसमें गोलीय विपथन और वर्ण विपथन होते हैं। लेकिन परावर्ती वाले में क्या खास बात है कि इसमें गोलीय विपथन और वर्ण विपथन से मुक्त होता है मेरा ये। अगला देखते हैं, जो मेरा अपवर्ती दूरदर्शी होता है इसकी लंबाई इससे ज्यादा होती है, और जो मेरा परावर्ती दूरदर्शी होता है इसकी लंबाई कम होती है। बात समझ में आ गई? चलो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, तो क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया किसने था?
आइंस्टीन ने दिया था, और आइंस्टीन को इसी की वजह से ही, इसी को ही खोजने की वजह से क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दिमाग में रखना। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है हमको ये बताना है, और आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत का समीकरण है उसको हमको लिखना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असल में क्या होता है। ध्यान से देखना दोस्तों, हमारे पास इसकी, जब कुछ पदार्थों पर उचित तरंग दैर्घ्य की प्रकाश को हम डालते हैं, देखो ये मेरे पास एक मेटल का सतह है, मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को इसमें डाला, तो क्या होगा, इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। और आइंस्टीन ने इसका समीकरण क्या दिया था हमको, ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट। ध्यान से देखना, जब कुछ पदार्थों पर उचित तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है तो उनकी सतह से, ये रखो, ये सतह से, ये सतह है, उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ये निकलने लग शुरू हो गए। इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और यही क्रिया मेरी क्या होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और आइंस्टीन का समीकरण मेरे को लिखने के लिए कहा गया, तो ये समीकरण आपको लिखना पड़ेगा उसमें, तभी नंबर मिलेंगे, और ये फोटो बना दोगे तब तो मजा ही आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, डी ब्रॉगली द्रव्य तरंगे क्या होती हैं। मैंने आपको जैसे कि इस लेक्चर की शुरुआत में भी बताया था कि डी ब्रॉगली ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वो क्या है कि जब कोई गतिमान कण होता है, गतिमान कण है, तो वो गतिमान कण जो है मेरा, कण के साथ साथ वो एक तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। इस बात को सबसे पहले बताया था डी ब्रॉगली ने, और हम उससे जो हमको तरंगे मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली तरंगे बोलते हैं। तो डी ब्रॉगली द्रव्य तरंगे क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान देना, प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है, ये बहुत ही क्रांतिकारी बात इसने बोली थी। इस तरंग को ही हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंग, मैटर वेव्स बोलते हैं। डी ब्रॉगली तरंग का समीकरण क्या है, समीकरण भी हमसे पूछा, तो इसका समीकरण होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, जहां पर एम वी मेरा क्या है, रेखीय संवेग है। समझ में आ रही ना, एम वी मेरा रेखीय संवेग है। एक फोटो के माध्यम से भी आपको समझ में आएगा, ये मेरा एक कण है जो कि गतिमान है, और ये गतिमान कण क्या है, किसकी तरह व्यवहार करेगा, ये एक तरंग की तरह भी व्यवहार करेगा, और उसकी एक निश्चित तरंग दैर्घ्य भी होगा। तो ये लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, ये मेरी क्या है, समीकरण है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े अब। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बोर मॉडल की दो परिकल्पनाएं हमको बतानी है। जो बोर हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने एटम, परमाणुओं को समझाने के लिए जो परिकल्पनाएं दी थी, उनमें से हमको सिर्फ दो लिखनी है, लेकिन मैं आपको बहुत सारी इनकी जितनी भी परिकल्पनाएं सब बता देता हूं, जो आपको दो अच्छी लग जाए या दो याद रह जाए, जो वो आप लिख लेना अपनी परीक्षा में। चलो शुरू करते हैं हम लोग। बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं निम्न है। पहली परिकल्पना देखते हैं, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। यानी जो मेरा परमाणु है उसका समस्त भार, जितना भी उसका भार है, वो सब उसके नाभिक में रहेगा, और उसका जितना भी धनावेश है, जो उसके ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी कहां होगा, उसके नाभिक में होगा। ये उसकी पहली परिकल्पना है। दूसरी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के धनावेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है, देखो मेरा नाभिक है और उसके आसपास क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो मेरे नाभिक जिसमें कि धनात्मक चार्ज है, धनात्मक आवेश है, उसमें और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लग रहा है, उसी के कारण से क्या होगा, जो वो बल है वही मेरे इलेक्ट्रॉनों को कौन सी बल देगा, अभिकेंद्रीय बल देगा, जिसकी वजह से वो वृत्ताकार घूमेंगे। बात समझ में आ रही। चलो अब तीसरी परिकल्पना देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नाभिक, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते, बल्कि कुछ चुनिंदा कक्षाओं में ही घुमा करते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो अब इसको आपको एक फोटो के माध्यम से भी बता देते हैं। ध्यान देना, ये मेरा क्या है, एक परमाणु है, ठीक है, और ये बीच में क्या है, ये मेरा नाभिक है, ठीक है ना। अब ये नाभिक है, इसमें क्या क्या है, इसमें प्रोटॉन भी है, ठीक, और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन में क्या होता है, धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं,
उनमें जो उनमें ना ऋण आवेश होता है ना ही धन आवेश होता है, वो उदासीन होते हैं। और आसपास जो मेरी कक्ष हैं उनमें कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये किसने कहा है? ये बोर ने कहा है। बात समझ में आ गई? चलो अगला देखते हैं। अगली परिकल्पना बोर की यह है कि जो स्थायी कक्षाएं हैं जिनमें कि मेरे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनमें जो उनका कोणीय संवेग होगा वो h/2 का पूर्ण गुणज होगा। ये बहुत ही जरूरी बात है। स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा, जहां पर h क्या है? मेरा प्लांक का नियतांक है। इसका मान लिखा हुआ है जो कि आपको याद होना भी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलो, यदि m द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान क्या मान लिया m है, और वो r त्रिज्या की कक्षा में v वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है ना, तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वो क्या होगा? mvr होगा। बात समझ में आ गई? तो ये बोहर ने अपनी परिकल्पनाएं दी हैं। एक परिकल्पना और है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। वो परिकल्पना मेरी क्या है? अच्छा, mvr बराबर nh/2 ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, जहां n मेरा 1 2 3 4 होगा। ये सब क्वांटम नंबर से आपके, इन्हीं को मुख्य क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है स्थायी कक्षा में घूमते समय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी कक्षा में जब मेरा इलेक्ट्रॉन घूमता है तब वो घूमते समय ना ही उत्सर्जन करेगा ऊर्जा का और ना ही अवशोषण करेगा। जब तक वो एक कक्षा में घूम रहा है तब तक वो ना उत्सर्जन करेगा ना ही अवशोषण करेगा। वो उत्सर्जन और अवशोषण करता कब है? जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में छलांग लगाता है। जैसे ही वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदेंगे तब मेरा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, ये जितनी भी बोहर की परिकल्पनाएं ये सारी की सारी लिखने मत बैठ जाना भैया। आपको सिर्फ 2 पूछा है, तो इन 4 5 6 जितनी भी हमने पढ़ी है इनमें से जो भी 2 आपको याद रह जाए वो आप लिख देना, और अगर चित्र बना दो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। बात समझ में आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक प्यारी सी फोटो आपके लिए आ गई। ये देखो, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले कक्षा में घूम रहा है, फिर ये बाहर वाले कक्षा में घूम रहा है। ध्यान से देखते जाओ, ये घूमा और ये देखो बाहर उसने ऊर्जा अवशोषित कर दी, और जैसे ही वो इधर आया इधर उसने ऊर्जा ली और ऊपर कूद गया। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की? इसका चित्र भी बनाना है। तो मुझको पता है कि परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल है उसकी खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने करी। अच्छा, ये वाला जो मॉडल रदरफोर्ड ने मुझको दिया, कौन सा? नाभिकीय मॉडल। इससे पहले एक मॉडल चलता था और उसके अनुसार क्या होता था कि कहा जाता था कि जो परमाणु है वो मेरा वो एक तरबूज की तरह है, और तरबूज में जैसे जैसे अंदर बीजे होते हैं ना वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो लाल वाला हिस्सा होता है ना तरबूज का, वो सारा क्या है? मेरा धनात्मक आवेश का बना हुआ है। लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड ने ये वाला प्रयोग किया तो उसने बताया कि नहीं भैया, परमाणु ऐसा नहीं है, बल्कि परमाणु कुछ इस तरह का है कि उसके केंद्र में ही सारा का सारा धनात्मक आवेश मौजूद है, और आसपास का हिस्सा जो है उसमें से बहुत सारा हिस्सा परमाणु का कैसा है? एकदम खाली। और इसको पता करने के लिए रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसी का चित्र आपको इसमें बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा भी होगा और इस ड्राइंग को आप अच्छे से बना लोगे। फटाक से देखना। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, ये हमको मालूम है कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? एक नाभिक होता है, ठीक है। अच्छा, और रदरफोर्ड ये बोल रहा है कि इसके अंदर सारा का सारा क्या होगा? धनात्मक आवेश होगा, और आसपास का एरिया में अधिकतम जगह कैसी होगी? खाली होगी। उनने क्या किया? अल्फा की एक बीम भेजी, अल्फा पार्टिकल की एक बीम भेजी। तो ध्यान से देखना दोस्तों, अल्फा कणों का स्रोत जो है वो ये है, ठीक। अब ये इन्होंने एक यहां से अल्फा की बीम भेजी। अब देखो, अल्फा की बीम जो होगी, मेरी अल्फा पार्टिकल की बीम जो होगी, वो जैसे इधर से निकल रही, देखो इधर से निकल रही, तो खाली जगह है एटम में तो बाहर निकल गई। जैसे जैसे वो इस केंद्र के पास आती जाएगी वो थोड़ा थोड़ा दूर भागेगी। क्यों भागेगी? क्योंकि मेरी जो अल्फा कण होता है वो कैसा होता है? धनात्मक चार्ज होता है उसमें। और जो मेरा न्यूक्लियस है, जो मेरा ये नाभिक है, इसमें भी कैसा चार्ज है? धनात्मक आवेश है। तो जैसे जैसे इसके पास से निकलेगी वैसे वैसे ये दूर तक मुड़ेगी, और जैसे ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगी तो ये अपनी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। बात समझ में आई? तो इसी एक्सपेरिमेंट को किया था किसने? रदरफोर्ड ने किया था। ये उसका चित्र है, इसको आप अच्छे से बना लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं हम लोग अभी तक 12 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। आपको 12 क्वेश्चन तक तो समझ में
आ चुका होगा कहानी। अच्छा, 13 क्वेश्चन से हम लोग ना सेकंड पार्ट में कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में बचा हुआ जितना भी आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है ना, उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको और अच्छे से समझना है इन सारे टॉपिकों में, तो आप हमारे ऐप में जाइए और वन शॉट वीडियोस देखिए, भौतिकी के सारे आपको मिल जाएंगे टॉपिक उसमें। तो फटाफट दोस्तों आप उधर जाइए और कंप्लीट कीजिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।